प्रिय भैयाओं, आज हम अध्याय 3 बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण का दूसरा प्रकरण भारतीय यूनानी यानी इंडो ग्रीक के बारे में। उससे पहले हमने सिकंदर, यूनान का आक्रमण, सिकंदर का लौटना, सिकंदर का प्रवेश, उनके बारे में अध्ययन किया था। अब उससे आगे इसके अंदर भारतीय यूनानी इंडो ग्रीक के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मुख्य 4 बातें। सबसे पहले उसका परिचय लेंगे, फिर मेनांडर के बारे में पढ़ेंगे, फिर मिलिंद पनहो की जानकारी, और उसके बाद चौथा यूनानी आक्रमण के प्रभावों के बारे में। सबसे पहले चलते हैं परिचय। भारतीय यूनानी अर्थात इंडो ग्रीक पश्चिमोत्तर भारत में, जिसको अगर कह सकें हम अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का आक्रमण यूनान और भारत को किसी दृष्टि से निकट लाने में असफल रहा। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु जो हो गई, हमने पढ़ा है कि अत्यधिक ज्वर यानी बुखार के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन मृत्यु के पश्चात उसके सेना नायकों में प्रभुत्व के लिए, यानी कौन राजा बने, कौन उसके सिकंदर के स्थान को ग्रहण करे, इसके लिए संघर्ष चल रहा था। संघर्ष में सिकंदर के सेना नायक सेल्यूकस निकेटर के उत्तराधिकारी के रूप में शासक एंटियोकस तृतीय ने भारत के विरुद्ध लगभग 306 ईस्वी में एक अभियान का नेतृत्व प्रारंभ किया। हिंद कुश के पार करके उसने काबुल घाटी को पार किया और कहा जाता है कि एक राजा सुभाग सेन ने उनका सामना हुआ। सुभाग सेन को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसी समय में भारत में बैक्टियान यूनानी राज्य की शुरुआत मानी जाती है। कहा जाता है कि इसी समय से भारत में बैक्टियान यूनानी राज्य प्रारंभ हो गया, क्योंकि हिंदकुश पर्वत के पार उत्तरी अफगानिस्तान एवं ईरान के आसपास का जो क्षेत्र बैक्टियान व पार्थिया 2 भूप्रदेशों के नाम से जाना जाता था। बैक्टीरिया का क्षेत्र पश्चिमोत्तर क्षेत्र था जो बहुत उपजाऊ व सर्वज था, और एंटियोकस तृतीय वहीं का शासक था। यही बैक्टियान यूनानी व यूनानियों की बैक्टियान शाखा, जिसे भारत के पश्चिमोत्तर का आधार बनाकर प्रवेश किया और अंत में भारतीय समाज में घुल मिलकर यूनानी और भारतीय यूनानी, जिसको बाद में क्या कहा गया, इंडो ग्रीक कहा गया, इंडो ग्रीक नाम से जाने जाते हैं। एंटियोकस तृतीय के पश्चात क्रमशः मेडिडिक्स, यूकेटाइजर, हेलियोक्लीज, अपोलोजेटम आए, किंतु यह अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं थे। यूनानी राजाओं में सबसे महान शासक अगर किसको कहा जाता है तो वो शासक था मेनांडर, मिलिंद, जिसको मिलिंद कहा जाता था। भारतीय आक्रमण के समय आक्रमण में प्रथम आक्रमण जो था वो डेमेट्रियस को कलिंग सम्राट खारवेल ने हराया था, अथवा यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर को सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। अब हम चलते हैं मेनांडर के बारे में। मेनांडर क्या? स्ट्रोवा ने माना है कि मेनांडर इंडो यूनानी राजाओं में सबसे महान राजा था। इंडो यूनानी समझे आप, जो भारत में आकर बस गए यूनानी। पाली भाषा की पुस्तक मिलिंद पनहो या मिलिंद के प्रश्नों के अनुसार मेनांडर कलसी गांव में उत्पन्न हुआ था, जो मेनांडर की राजधानी साकल से 200 योजन दूर स्थित अरासंड द्वीप पर स्थित था। साकल पाकिस्तान में स्थित सियालकोट में है। भाग्यवश मिलिंद पनहो ने मेनांडर की राजधानी का यह विवरण दिया गया है। योनको के देश में व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र, एक शहर जिसका नाम था साकल, सुहाने प्रदेश में स्थित। वहाँ पानी की सुविधाएं, पहाड़ियाँ भी थी, कई उपवन, बाग, कुंज, झीलें और कुंड भी हुआ करते थे। नदियाँ, पहाड़ों और जंगलों का स्वर्ग है। बुद्धिमान व्यक्तियों ने इसकी योजना बनाई और इसके निवासियों का अत्याचार से परिचय नहीं था, क्योंकि सभी शत्रु और विपक्षी दबा दिए गए थे, यानी वहाँ के लोग स्वतंत्र निवास करते थे। इसकी सुरक्षा भी जो थी वो बड़ी सुदृढ़ थी। कई बड़े बड़े बुर्ज और दीवारें, अनुपम दीवारें और प्रवेश द्वार थे, और उसके मध्य में सफ़ेद दीवार का राजदुर्ग, जिसके चारों ओर गहरी खाई हुआ करती थी। हर प्रकार के व्यक्ति, ब्राह्मण, सामंत, शिल्प सेवक आदि वहाँ भीड़ थी। प्रत्येक संप्रदाय के गुरुओं
का ऊंचे नारों से स्वागत करते। नगर के प्रत्येक संप्रदाय का प्रमुख व्यक्ति रहते थे। बनारसी, मलमल, कोयम्बटूर पदार्थों व अन्य प्रकार के कपड़ों की बिक्री की वहाँ बहुत सी दुकानें हुआ करती थी। आभूषण असंख्य और हर प्रकार के कला और व्यापारियों की श्रेणियां अपना अपना सामान सजाती और चारों ओर फैलाती थी। मिलिंद पन्हो में उसे एक राजवंश से संबंधित बताया गया है, किंतु प्रतीत होता है कि वह साधारण व्यक्ति था। मिलिंद पन्हो में उसको राजा बताया गया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति था। कौन था? मेनांडर। प्रोफेसर रेपन्स का विचार था कि उसने डेमेट्रियस की पुत्री एगेथीक्लिया की बहन व अन्यों से विवाह किया। उसका पुत्र स्ट्रेटो प्रथम मेनांडर की मृत्यु के समय नाबालिग था। उसकी पत्नी एंगेथोकीनिया अपने पुत्र की बाल्यावस्था में राज्य कार्य करती थी। बाल्यावस्था थी तब वो राज्य कार्य का काम वही संभालती थी। यह निष्कर्ष मेनांडर के कुछ सिक्कों के अध्ययन पर आधारित है। ये जो आपको चित्र दिख रहा है मेनांडर का, यूनानी लेखकों से ज्ञात होता है कि मेनांडर एक महान विजेता कहा जाता है। सिकंदर से भी अधिक राष्ट्रों पर उसने विजय प्राप्त की है। मेनांडर कई प्रकार के सिक्कों व उसके प्राप्त स्थानों की विविधताओं से यह निष्कर्ष निकलता है। मेनांडर के बारे में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि एक अभिलेख में मेनांडर के राज्य का उल्लेख किया गया है। शाक्य मुनि बुद्ध के कुछ अवशेषों को पूजा करने के लिए मंजूषा में रखा गया है। उसने अपने मेनांडर के एक सामंत विकाय मित्र ने और फिर उसके पुत्र और पौत्र प्रतिष्ठित किया गया। उसके पेशावर प्रदेश और संभवतः ऊपरी काबुल घाटी पर मेनांडर का अधिकारों का संकेत मिलता है। इस समय में तक्षशिला और पुष्करावती को स्वतंत्र यवन शासक नहीं था। मिलिंद पन्हो ने बताया है, मिलिंद पन्हो की जानकारी अगर हम कहें तो मिलिंद पन्हो ने बताया है कि मेनांडर जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। कहा गया कि शुंग राजा पुष्यमित्र के अत्याचारों से त्रस्त उस समय कौन? बौद्ध भिक्षुओं के लिए मेनांडर का साकल स्थित दरबार एक आश्रय स्थल बन गया, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर जो है वो शुंग राजा पुष्यमित्र के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। तो जो है मेनांडर का जो क्षेत्र है वो उसके लिए दरबार जो है आश्रय स्थल बन गया। दिव्यादान में भी कहा गया है कि पुष्यमित्र ने घोषणा की कि जो व्यक्ति साकल के किसी बौद्ध भिक्षु का सर उसे लाकर देगा उसे 100 दिनार दिए जाएंगे। यानी इतना अत्याचार बौद्ध भिक्षुओं पर कौन कर रहा था? पुष्यमित्र शुंग। मेनांडर एक कट्टर बौद्धी था। वह काफ़ी बौद्ध धर्म को काफ़ी महत्व देने वाला व्यक्ति था। इसलिए उसने कोई आश्चर्य नहीं है कि उसने बौद्ध भिक्षुओं को आश्रय दिया हो जिन पर शुंगों का सभ्यता क्या हो रहा था? अत्याचार हो रहा था। मिलिंद पन्हा ने मेनांडर अर्थात मिलिंद और बौद्ध विद्वान भिक्षु नागसेन के बीच एक वार्तालाप जो है का वर्णन दिया है। मेनांडर ने बौद्ध आध्यात्मिक शास्त्र और दर्शन के संबंध में कई सूक्ष्म प्रश्न जो है वो किससे पूछे थे? नागसेन से। और सभी प्रश्नों का उसने संतोषजनक उत्तर दिया और परिणाम स्वरूप मेनांडर क्या बन गया? बौद्धि बन गया। क्या बन गया था? बौद्धि। ये जो आपको सिक्के दिख रहे हैं स्क्रीन पर, यह यंद यवन शासक मेनांडर के शासनकाल में चलाए जाने वाले सिक्के हैं। विद्वान एक मत से मेनांडर का राज्य डेमेस्टिक की मृत्यु के पश्चात मानते हैं, जो 165 ईस्वी पूर्व में हुई। इसलिए मेनांडर पुष्यमित्र के बाद के समय का हो सकता है, ऐसा माना जाता है। विद्वानों के उसमें अलग अलग मत हैं। मिलिंद पन्हे में कहा गया है कि मेनांडर परिनिर्वाण से 500 वर्ष पश्चात जीवित रहा। प्रोफेसर रेपसन ने ठीक ही कहा है, प्रोफेसर रेपसन हुए इतिहासकार, उसने अच्छा कहा है कि एक महान और न्यायप्रिय शासक के रूप में मेनांडर की ख्याति भारत तक ही नहीं सीमित नहीं रही, बल्कि संपूर्ण विश्व में फैली है। उसने लगभग 2 सदियों के पश्चात प्लूटार्क ने यूनानियों को बताया कि सैनिक शिविर में उसकी मृत्यु के पश्चात उसके
अश्वों की रक्षा के लिए किस प्रकार उसके साम्राज्य के नगरों में स्पर्धा हुई। एक और इतिहासकार जिसका नाम है रैप्सन ने लिखा है कि इस प्रकार मेनांडर ने केवल एक महान विजेता के रूप में नहीं बल्कि उपनिषदों में वर्णित कुरुवंशी जनमेजय और वेद शासक जनक की भांति एक दार्शनिक रूप में ख्याति प्राप्त की। यानी बहुत से इतिहासकारों ने मेनांडर को एक महान और धर्मनिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं बौद्ध धर्म की रक्षा करने वाला शासक बताया है। अब आता है यूनानी आक्रमण जो हुआ उसका प्रभाव क्या पड़ा भारत पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में। सिकंदर की जल्दी से ही मृत्यु हो जाने के कारण, हमने पढ़ा है सिकंदर की जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण यूनानी भारत में स्थायी बस्ती नहीं बस पाई। सिकंदर के आक्रमण की तुलना में भारतीय यूनानियों की उत्तर पश्चिमी सीमांतर प्रदेशों पर अधिकार अधिक समय तक रहा। बैक्ट्रिया के यूनानियों ने इन प्रदेशों पर लगभग 2 शताब्दियों तक शासन किया और इसलिए सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए यह एक बहुत अच्छा और कहा जाता है समुचित समय था, पर्याप्त समय था। यद्यपि भारतीय यूनानी शासकों की देन जो है वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक ही मानी जाती है, उसके भारतीय प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में अगर हम कहें तो यूनानी विशेषताओं भारत में ही आत्मसात होकर जो है भारत की ही मुख्य धारा में क्या हो गई थी, विलीन हो गई थी। अगर हम बात करें तो यूनानी प्रभाव किस प्रकार रहा, तो प्रभाव की बात करें तो हम पहले कहेंगे मुद्रा यानी सिक्के, मुद्रा सिक्कों की बात करें, दूसरा कला और मूर्ति कला, तीसरा व्यापार वाणिज्य और चौथा सांस्कृतिक प्रभाव और विलीनीकरण की बात करेंगे। मुद्रा की बात, सिक्कों, भारतीय बैक्ट्रियानों के शासन का भारत में महत्वपूर्ण प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, मुद्रा के ऊपर पड़ा, सिक्कों पर पड़ा। यूनानी प्रभाव से पूर्व भारतीय चांदी से चिन्हित सिक्के तकनीकी रूप से कम श्रेष्ठ थे। इन्हीं सिक्कों पर किसी का नाम व तिथि लिखित नहीं होती थी। भारतीय यूनानी पहले शासक थे जिन्होंने सोने के ऐसे सिक्कों की ढलाई की जिन पर राजा का नाम, उपाधि, तिथि अंकित होने लगी। निर्माण कला की श्रेष्ठता के कारण यह काफ़ी क्या थे, बेहतर थे। फिर आता है कला व मूर्ति कला। कला व मूर्ति कला की बात करें तो इस क्षेत्र में यूनानी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। दृष्टिगोचर का मतलब दिखाई देता है। भारतीय यूनानियों की भूमिका सांस्कृतिक संदर्भों में के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समझी जाती है। उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में हेलेनिस्टिक कला से परिचित करवाया भारत को, और जिसके बाद गंधार कला शैली के रूप में वह विकसित हुई। भारतीय और यूनानी मिश्रण में उत्तर पश्चिमी कला की प्रसिद्धि गांधार शैली कला के रूप में विकसित हुई। इसमें भारत की कला शैली और यूनानी कला शैली दोनों का मिश्रण माना जाता है। भारतीय यूनानी शासकों में खगोल शास्त्र, साहित्य, भवन निर्माण, धर्म के क्षेत्र में भी काफ़ी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। साथ ही साथ नए जल थल मार्गों के खुलने से भारत और यूनान के मध्य व्यापार और वाणिज्य का भी क्या हुआ, विस्तार हुआ। फिर आता है व्यापारिक वाणिज्य। व्यापारिक वाणिज्य की अगर बात करें तो भारत में रत्न, हाथी दांत, मसाले और अच्छे वस्तुओं जैसी वस्तुओं का यूनान में काफ़ी क्या थी, मांग थी। जबकि भारतीय बाजारों में भी यूनान से आने वाली, ये तो थे भारत से जाने वाले, भारत में आने वाले यूनानी वस्तुएं कौन सी थी, विलासिता सामग्री, जिसमें श्रृंगार और प्रसाधनों वाली सामग्रियां काफ़ी महत्वपूर्ण थी। एक परंपरा के अनुसार माना जाता है कि राजा एंटियोकस चतुर्थ ने लगभग 166 ईसा पूर्व यूनान में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें भारत में मसाले और हाथीदांत की वस्तुएं क्या थी, प्रदर्शित की गई। समकालीन सिक्कों की एक बड़ी संख्या में कम से कम 30 भारतीय यूनानी शासकों का नाम मालूम होता है। इन प्रमाणों को समझने में कहीं हमें देखो, हम कह सकते हैं इन सिक्कों पर यूनानी भाषा के अनुश्रुतियाँ अंकित थी। बाद में खरगोष्ठी और ब्राह्मी लिपि का भी उपयोग किया गया। इसलिए इन शासकों के समय के सिक्कों को दूसरे से अलग करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें भारत और यूनान दोनों की कला का जो है महत्व दिखाई देता है। सिक्के विशेषकर चांदी और चांदी के सिक्कों के ढालने की भारतीय यूनानी तकनीकी कारीगरी का अच्छा उदाहरण थी।
इसका प्रभाव इस युग के कुछ स्थानीय शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर भी पड़ा है। एक बड़े क्षेत्र में उनका प्रचलन हुआ। इस युग के बढ़ते हुए व्यापारी संबंधों पर प्रकाश डाल सकते हैं। अब आता है चौथा बिंदु, सांस्कृतिक प्रभाव और विलीनीकरण। भारत में इंडो बैक्टियन राज्य के विषय में डॉक्टर JN बनर्जी जो थे इतिहासकार, उनका विचार था कि भारत की द्वितीय यूनानी विजय सिकंदर की विजय से अधिक महत्वपूर्ण थी। यानी सिकंदर जो विजित हुआ उसके बाद दूसरी जो विजय भारत में हुई यूनानियों की, वो काफी महत्वपूर्ण थी अपेक्षाकृत प्रथम के। 2 शताब्दियों तक भारतीयों तथा यूनानियों में पर्याप्त सांस्कृतिक संबंध रहे। दोनों की एक दूसरे में पर प्रतिक्रिया हुई। यह केवल यूनानी सभ्यता का भारतीय सभ्यता पर और भारतीय सभ्यता का यूनानी सभ्यता पर प्रभाव मात्र नहीं था। भारतीयों की कई धार्मिक धारणाओं और आदर्शों को यूनानी शासकों ने अपनाया। असंख्य यूनानी भारतीय धर्मों के अनुयायी बन गए। यूनानियों में क्रमशः भारतीय ढंग को अपना लिया। समय के साथ वे भारतीय भूमि पर ही उपज बन गए। ऐसा लगने लगा कि वो भारतीय ही हैं, यानी उनका सम्मिश्रण हो गया और अंत में यूनानी विशेषताएं भारत में ही आत्मसात होकर बनकर रह गई। और हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज व संस्कृति की मुख्य धारा में वो क्या हो गई, विलीन हो गई। ये तो था यूनानी आक्रमण का प्रभाव। सिक्के, कला, मूर्तिकला, कला व मूर्तिकला, व्यापार वाणिज्य और सांस्कृतिक पर प्रभाव और भारत में यूनान का विलीनीकरण। अब हमें स्क्रीन पर कुछ गणकार्य दिखाई दे रहा है, इसको शुद्ध लेखनी में स्पष्ट रूप से अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।